Hello students, welcome to the next class of chapter nuclei. Today we are going to study exothermic and endothermic reactions. आप सब जानते हैं exothermic और endothermic reaction का मतलब क्या होता है, इसीलिए ये वाले सेशन में हम लोग ये समझने की ट्राई करेंगे कि आखिर कैसे हम एक रिएक्शन को देख के ये प्रिडिक्ट कर पाए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाला है या एंडोथर्मिक होने वाला है। इस प्रोसेस में कौन से टर्म्स हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ये सेशन हमारा ड्रिवन होगा। सो लेट अस स्टार्ट। आप सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट करते हुए चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज इन फिजिक्स, राइट, along with calling the reaction as exothermic and endothermic, we can also call the reaction as forced or spontaneous. So whenever I am talking about a forced reaction, इसका मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ रही है वो रिएक्शन अकर करवाने के लिए। इसका मतलब मैं एनर्जी बाहर से दे रहा हूँ, जिसको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो रिएक्शन खुद से अकर कर रहा है। इस रिएक्शन में मुझे एक्सटर्नल कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन। आप इस रिएक्शन को जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, यानी यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी एटम्स या न्यूक्लियाई जो भी बोलो आप मिल रहे हैं खुशी खुशी, इसका मतलब वो रिएक्शन में हमें एनर्जी मिलेगी, जैसा कि मैं आपको एक प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। इसीलिए वो रिएक्शन का मतलब हो जाएगा स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, so let us start one by one. So let us consider a reaction to start off. So let us say that the reactants are A and B and they are combining to form C and D. Now it is a very generic reaction that I have taken. I have not told you whether it is forced or whether it is spontaneous. So how do we know whether this reaction is going to be a forced one, यानी endothermic, or a spontaneous one, यानी exothermic? Be clear that in forced reaction we have to provide energy. Yani endothermic reactions are called as forced reactions. So I hope you will keep in mind that the forced reactions are nothing but endothermic ones, because you are providing energy in that, you are forcing the reaction to occur. And spontaneous reactions, we get energy from the reaction itself, and spontaneous reactions are therefore the exothermic ones. Okay, this is something, the basic that you need to know. Whenever the reaction leads to more stable nuclei, now here comes the main point, right? This is the basis of how we are going to decide whether the reaction is going to be exothermic and endothermic, and most of you shall be aware about it. क्या हो रहा है, अगर reaction से ज़्यादा stable nuclei बन रहे हैं, मतलब अगर आपका जो reactants हैं वो कम stable हैं, product जो है वो ज़्यादा stable है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन जो है ना खुद से अकर करना चाहेगा। डेफिनेटली लेस स्टेबल न्यूक्लियाई मोर स्टेबल न्यूक्लियाई बनना चाहेगा, एंड हेंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में हमें एनर्जी डेफिनेटली मिलेगी। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली, इफ यू आर डूइंग अ रिएक्शन विच लीड्स टू अ लेस स्टेबल न्यूक्लियाई, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो आपके रिएक्टेंट्स है ना वो स्टेबल है, आप उनको कंबाइन करके एक लेस स्टेबल न्यूक्लियाई बनाना चाहते हैं। ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई मैं आपको लास्ट सेशन में समझा चुका हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिपेंड होती है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर आप एक मोर स्टेबल न्यूक्लियाई से लेस स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ मूव करवाना चाहोगे, तो क्या न्यूक्लियस मूव होना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इस केस में आपको फोर्सफुली ये रिएक्शन करवाना पड़ेगा, यानी दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड वी नीड टू गिव एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। सो आई थिंक दीज आर द 2 points that you will keep in mind in order to decide whether the reaction is going to be spontaneous, that is exothermic, or forced, that is endothermic. Binding energy of product and reactant sides help us to determine the type of reaction. अब ये जो 2 points मैंने आपको बताई, ये तो conceptual point हो गई ना। conceptual point क्या है कि भाई stability ज़्यादा कहाँ है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये तो बात हो गई। अब दोनों तरफ की stability हम किस पे निकालेंगे, तो हम binding energy लेंगे। उसी तरीके से उनके मास जो है वो भी हमें हेल्प करेंगे। तो 2 चीज़ें मैं ऐसा लिखना चाहूँगा, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमें हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए कि रिएक्शन कैसा होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप यू हैव नोटेड डाउन द पॉइंट्स। इफ यू हैव नॉट नोटेड डाउन, पॉज एंड प्लीज नोट डाउन। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज हाउ टू एक्चुअली comment mathematically
about the type of reaction. So we will start with condition for exothermic reaction. Now if I am considering an exothermic reaction, then the reaction should look something like this. ऐसा दिखना चाहिए. A plus B are giving C plus D plus some energy. So this Q is going to denote us the energy that is released in the process. Because the energy is released, it comes on the product side. Now in exothermic reaction, what should be happening? I think all of us are very clear. Nuclei move towards stability and hence we get energy from the reaction. I think very obvious. Now think from binding energy point of view. What do you think? Whether the products will have more binding energy or the reactants will have more binding energy? So try to think. I have written. So there are two conditions. The total binding energy of the left hand side is greater than the binding energy of right hand side, or total binding energy of the left hand side is less than the binding energy of right hand side. What do you think? Think about this. If you have to think in the way that the nuclei are moving towards more stability, तो अगर ज़्यादा stability होगी तो उनकी total binding energy क्या होगी? Definitely ज़्यादा. यानी अगर ये exothermic reaction है तो C plus D की binding energy A और B की binding energy से ज़्यादा होनी चाहिए. यानी इस केस में definitely case 2 should be the answer, and hence because more stable nuclei will have higher binding energy. Many students do this mistake. वो क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड का EBN और राइट हैंड साइड का EBN ऐड कर देते हैं. ये नहीं करना है. EBN ऐड नहीं करना है, EB ऐड करना है. यानी बाइंडिंग एनर्जीज को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड की, बाइंडिंग एनर्जीज को ऐड करना है राइट हैंड साइड की. जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी. क्योंकि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन मान रहे हैं, यानी हम ये मान रहे हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तभी तो हमें एनर्जी मिल रही है. अगर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए. यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स शुड बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. इफ दिस इज द केस, then definitely it is going to be an exothermic reaction. Okay. Hence the condition for spontaneous or exothermic reactions will be binding energy of reactant should be less than the binding energy of products. If you know that reactants have less binding energy, it is sure that the reaction is going to occur spontaneously. Okay. Now let us try to think from the mass point of view, because see, mass and energy, both of them are equivalent. Okay. So let us try to understand it from mass point of view. Of course, now what you need to think is now try to think in a separate way. Now let us try to think, if this is an exothermic reaction, what do you think, which will be more massive? Will A and B will be more massive or C and D will be more massive? So first is that the mass of A and B is greater than mass of C and D. Second is mass of A and B is less than mass of C and D. Now let us try to understand what happens when nuclei move towards stability. आप खुद याद करो क्या होता था. देखो equal to तो नहीं हो सकता. I hope you all remember, because there is definitely going to be some mass defect. Now what do you think if the nucleus becomes more stable? याद करिए क्या होता था जब न्यूक्लियस स्टेबल बनने की ट्राई करता था, तब क्या करता था? सबसे थोड़ा थोड़ा मास लेके उसको बाहर फेंकता था. तो वो बाहर जो मास फेंकता था वो मास तो नहीं फेंक पाता था, तो मास का इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करता था. यानी डेफिनेटली अगर हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो उनका टोटल मास क्या हो जाएगा? कम. क्योंकि जितना न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है उतना ही वो अपना मास श्रेड करता जाता है इनटू एनर्जी. तो इस वजह से इस केस में अगर हमें मासेस दिए हुए हैं तो जो भी मोर मैसिव होगा वो लेस स्टेबल होगा. तो इस केस में आंसर होगा केस 1, दैट मास ऑफ ए एंड बी विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन मास ऑफ सी एंड डी. And I have tried to explain you why. Because more stable nuclei will have low mass since they use the excess mass of the reactants. जो reactants मिले ना, उनका total mass RHS के बराबर नहीं है. क्या होगा? जो उनका total mass हुआ ना, उसमें से उन्होंने और mass को निकाला और उसको एनर्जी के फॉर्म में करके एमिट कर दिया. इससे जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे. इसीलिए दे यूज द एक्सेस मास ऑफ द रिएक्टेंट to convert into energy which is used to hold the nuclei more tightly. जितना mass shred off होगा उतनी ज़्यादा energy emit होगी, उतना ज़्यादा nucleus जो है वो tightly bound हो जाएगा. यानी उतनी ज़्यादा system में stability आएगी. यानी definitely if I am given masses, then the decision I have to make whether it is exothermic or endothermic. So for exothermic, reactants will have more mass, products will have less mass. Okay.
Also, if you understand, since mass and energy are equivalent, mass on reactant side is more and energy on product side is more. So the two parts get balanced. यानी अगर आप देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, बहुत लोग बोलते सर अगर मास एनर्जी इक्विवेलेंस है तो यहाँ पे साइन सेम होनी चाहिए, तो वैसे इक्विवेलेंस नहीं देखते, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इक्विवेलेंस देखते हैं। आप देखो A प्लस बी है, C प्लस डी है, आपको ये दो तो है, आपको राइट हैंड साइड पे क्या मिल रही है, एनर्जी। तो मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो अगर यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे मास ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो दोनों साइड बैलेंस हुए। नहीं तो आप सोचो कि A प्लस बी बना से C प्लस डी बना और साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिली, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कब मिली होगी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने के लिए डेफिनेटली इस साइड पे एक एक्स्ट्रा ये टर्म होगा ना, एक्स्ट्रा मास होगा। यानी A प्लस बी जो है उनका मास डेफिनेटली ज्यादा होगा, यानी ये प्रोसेस में क्या हुआ, मास कम हुई, मास जो है कंबाइंड का मास वो कम हो गया, लेकिन मास कम होने पे एनर्जी मिल गई आपको, क्योंकि मास कम हुआ, डेल्टा एम से डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर किया, वो एनर्जी मिली आपको, वो एनर्जी आपने एमिट कर दी, रिएक्शन बन गया एक्सोथर्मिक। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड वे टू अंडरस्टैंड दैट डेफिनेटली RHS हैज गॉट मोर बाइंडिंग एनर्जी, LHS हैज गॉट मोर मास। In exothermic reactions, RHS has got extra energy released, therefore LHS will definitely have extra mass. So that is why the two sides will get balanced. So there are numerous ways, right, in which you can remember. See, for example, I remember that the more stable side will always will always have more binding energy. So it is more stable because it has got more binding energy. And if it is more stable, then it should have less mass, right? So that is why if C plus D is more stable than A plus B, because the reaction is exothermic, so C plus D should have less mass because they are more stable. So based on this, and I have also explained you the logic behind this. So this is one very important concept that you need to remember. Now comes the main point. So I have in a way given you the method in order to determine whether in order to determine on what factors does the reaction process, that is exothermic, depends. So the first thing that I gave you is, since the products are definitely more stable, so binding energy of product should be greater than the binding energy of reactant. Right hand side की binding energy बड़ी होनी चाहिए। मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्योंकि राइट हैंड साइड ज्यादा स्टेबल है, तो राइट हैंड साइड का मास कम होना चाहिए, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट्स शुड बी लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मास बड़ा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का मास छोटा होना चाहिए। अगर ये जो भी डेटा गिवन होगा आपको अगर डेटा गिवन है कि रिएक्शन को सोचो समझो क्या है, तो ये लॉजिक लगाना। अगर पहले से ही पता है, वो पहले से ही बोल देता है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये लॉजिक आप लगा सकते हो। अगर वो पहले से ही आपको रिएक्शन बता देगा ना, तो वो आपसे हमेशा एक चीज़ एक्सपेक्ट करेगा, वो है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, यानी वैल्यू ऑफ Q. So in the last part, I am going to give you a formula to calculate value of Q. So it is very easy. So the first and the straightforward method is that if you want to find out how much energy is released, तो दोनों तरफ में से बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो, वही एनर्जी रिलीज्ड है। डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर दो, ये जो वैल्यू बनेगी उससे आपको Q मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, क्योंकि आप देखो, आपको पता है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी में से इनकी बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें जो रिमेनिंग एनर्जी का टर्म है वो मिल जाता है। यानी अगर Q निकालना है तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी जो कि ज़्यादा है उसमें से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। एंड सेकेंड मेथड इज, लेट अस से इफ यू आर नॉट गिवन द बाइंडिंग एनर्जीज एंड यू आर गिवन द मास ऑफ द reactants and mass of the product. So again the method is more or less similar to what we have studied before. What you will do is you will find out the mass defect. कौन सा मास ज़्यादा है, A प्लस बी का, यानी रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा है। रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कभी जीरो नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है जीरो है। तो रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास कम होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको डेल्टा एम मिल जाएगा, यानी मास डिफेक्ट। नाउ सी वी यूज द टर्म मास डिफेक्ट इन मल्टीपल प्लेसेस विद अ मल्टीपल डिफरेंट मीनिंग, right? First was mass defect when you studied binding energy. Now that mass defect is different because that mass defect was mass of proton, total mass of proton plus total mass of neutron minus the mass of the nucleus, right? That was the mass defect. Then when you study packing fraction, their mass defect is defined in a different way, right? It is given by m minus a
So that is the mass defect. That is a different logic. Okay. Similarly, now here the mass defect term name remains same, but the concept changes. Now what is the mass defect? So mass defect is basically the difference in mass. So always remember, just like we use the term difference in mass, similarly in this chapter you will keep on hearing the term mass defect. So don't get confused कि सर mass defect तो हमने उधर अलग फॉर्मूला पढ़ा था, वो अलग हो गया. Every time mass defect is the difference of the masses. Sometimes it is the total mass of constituent particles minus the mass of nucleus. Sometimes it is m minus a in packing fraction. And similarly here the mass defect is the difference of mass of reactants and the mass of products. Okay. So very important concept. This is how exothermic reactions are very well understood. And I hope you are clear with all the points that I have shown, and please note down them in short, because it is not important from theoretical point of view, but it is going to be very important when you solve your questions based on exothermic and endothermic reactions. So let us move further. Now comes the second part, and I think if you understand exothermic reaction, this should be a cakewalk. So what I'm going to do is I'm going to show all the points, and I expect you to understand from all the points all together. So first is, when I take an exothermic reaction, then the position of Q changes. Now what is going to happen to the reactants? You are adding some energy and hence you are forming the product. Now this definitely suggests that the nuclei move towards instability. क्योंकि आप instability की तरफ जा रहे हो तभी आपको energy देनी पड़ी है, and hence we need to provide the energy to the reaction. Okay, now let us think again. What do you think? What should be more? Binding energy of the reactant should be more, or binding energy of the product should be more? So very obvious, where is the stability? The stability is on the left hand side. So binding energy of the left hand side should be greater. So in this case, definitely case 1 will be correct, because less stable nuclei, you are forming less stable nuclei. Now your products are less stable, so they will definitely have low binding energy. So that is why this total binding energy should be less compared to this binding energy. Okay. Now try to move further. Hence the condition for forced or endothermic reaction will be binding energy of reactant is greater than binding energy of product. Okay. Moving further. Now think from mass point of view. Let us now again think, what do you think which will be more massive, the left hand side or the right hand side? Forget Q for the timing, because that is energy. Left hand side will be more massive or right hand side will be more massive. Therefore, obviously right hand side is going to be more massive, because right hand side is more unstable. Okay. So in this case the answer is going to be second case, because less stable nuclei will have high mass. Since the energy provided from outside is converted into mass, which increases the mass of product. This is just another explanation. क्या किया आपने, जो एनर्जी दी वो एनर्जी कहाँ गई? अब उल्टा प्रोसेस हुआ ना, ये एनर्जी मास में बन गई और वो मास C और D में थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, इसलिए डेफिनेटली प्रोडक्ट्स का जो मास होगा वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा. एंड दिस इज वन ऑफ द लॉजिक. द अदर लॉजिक इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट मोर स्टेबिलिटी will always suggest less mass. So definitely reactants will have less mass, products will have more mass. Also, if you understand that since mass and energy are equivalent, mass of product side is more and energy on reactant side is more, right? Q कहाँ पे है? Q left hand side पे है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो इधर मास ज़्यादा होगा, यानी इनका मास ज़्यादा होगा A plus B के कंपैरिजन में. So that is just one of the things. तो एक तरफ मास ज़्यादा होता है, एक तरफ एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से हो जाता है. Now how do I find out Q? Again it is very simple. If I go from the concept of binding energy of reactants minus binding energy of products, because reactants have more binding energy, products have less binding energy, so you subtract that. Basically what happens if they give you an exothermic reaction, endothermic reaction, और ये वैल्यू निकालने पे आपका आंसर माइनस आ जाए, इसका मतलब उसने आपको गलत रिएक्शन दिया, वो एक्सोथर्मिक है. ये भी बहुत बार होता है, वो आपको बोलता है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, आप सॉल्व करके जब देखते हो तो आपको लगता है यार बाइंडिंग एनर्जी तो प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, तो इसका मतलब तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आप फॉर्मूला तो लगा दोगे और आप क्यू नेगेटिव में दे दोगे. क्यू नेगेटिव में दे दिया, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो कि ये क्यू नहीं इधर आना चाहिए था. ऐसा भी होता है, बट हमने थियोरी में पहले से ही कंसिडर करके रखा है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक ही है, तो उस केस में ये वाला हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी हमें. एंड सिमिलरली व्हाट एल्स, यू कैन डू द मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5. सो व्हाट इज मास डिफेक्ट? सो हियर प्रोडक्ट्स आर मोर मैसिव, so mass of product minus mass of reactants into 931.5, and from there mass defect you get
from here also you can find out the energy that you are supposed to give in this case. So if you see the previous slide and this slide, more or less they are same, okay. Only difference is वो greater than less than मैंने change कर दिया, reactant ज़्यादा stable थे उधर, इधर reactant उधर कम stable थे, इधर reactant ज़्यादा stable है. तो दिमाग में क्या लॉजिक बिठा लो एक बार. अगर एक बार लॉजिक बैठ गया ना, फिर ये सब पॉइंट्स लिखने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर कंसेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी. बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं और मैं वो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन स्टूडेंट्स को फॉलो करवाता था, लेकिन अब आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. तो क्वेश्चन ये होता है, वो लोग ये बोलते हैं कि सर दोनों तरफ आपने एनर्जी और मास को तो मैच करके दिखा दिया. जैसे इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी ज़्यादा है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे मास ज़्यादा होगा, यानी मास ऑफ सी एंड डी इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ ए एंड बी. ये तो हमको समझ में आ गया. बोले हमको एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब आप क्यू निकालते हो तो क्यू में आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो, तो वो क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है ना, क्यू यहाँ पे ज़्यादा है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होनी चाहिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी से. क्योंकि अगर मैं एनर्जीज को इक्वेट करूँ, ऐसा होना चाहिए ना, एनर्जी ऑफ दिस शुड बी ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस. तो जब हम ऐसे इक्वेट करें तो केस अलग हो जाता है. तब तो क्या हो जाता है कि ए प्लस बी की एनर्जी कम हो जाती है सी प्लस डी से. तो ये तो लॉजिक एकदम गलत रास्ते जा रहा है. हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कहाँ गलत जा रहे हैं. जब भी हमने एनर्जी अगर दी है बाहर से, इसका मतलब डेफिनेटली ए और बी ज़्यादा स्टेबल है. इसका मतलब डेफिनेटली ए और बी की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, डेफिनेटली सी और डी की बाइंडिंग एनर्जी कम है. ये तो आपको मैं अभी दोनों केसेस में समझा चुका. एक्सोथर्मिक में भी सिमिलर लॉजिक था. बट जब स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप एनर्जीज को इक्वेट करके देखो, तो आप जब एनर्जी को इक्वेट करके देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी प्लस क्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सी प्लस एनर्जी ऑफ डी. बोले यहाँ से हम निकालें क्यू, अगर तो क्यू क्या आता है, टोटल एनर्जी ऑफ सी एंड डी माइनस एनर्जी ऑफ ए एंड बी. और सी एंड डी की बाइंडिंग एनर्जी, सी एंड डी की एनर्जी तो आपने प्रोडक्ट्स तो पीछे रखा है, रिएक्टेंट्स आगे रखा है. और ऐसे करता हूँ मैं तो क्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट्स आगे आ रहे हैं, रिएक्टेंट माइनस में आ रहे हैं, उल्टा आ रहा है ना. सेम में एक्सोथर्मिक में भी उल्टा आएगा. तो कहाँ गलती है, ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ये इक्वेशन भी करेक्ट है, तो गलती कहाँ है. तो गलती जो है, अच्छे से सुनिएगा, गलती यहाँ है. क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा है, आप देखो एनर्जी लिखी है ना. मैं एनर्जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी. अब बाइंडिंग एनर्जी और एनर्जी का बीच का रिलेशन याद आ रहा है. देखो मैं इस इक्वेशन को आगे लिखता हूँ. इस इक्वेशन से आप ये बोलते हो कि सर क्यू हो जाता है एनर्जी ऑफ सी एंड डी माइनस एनर्जी ऑफ ए एंड बी. मैं बोलूँगा एकदम बरोबर है. बोलोगे सर अगर ये बरोबर है तो फिर इससे तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. बोले ये भी बरोबर है. तो सर अगर ऐसे लिख सकते तो आपने तो उल्टा लिखा है. आपने हमारा फॉर्मूला आ रहा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, आपका फॉर्मूला आ रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. फिर मुझे स्टूडेंट को समझाना पड़ता है वो एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी है. एंड आई होप यू हैव सीन द प्रीवियस क्लासेस एंड यू विल able to recall that both of them are negative of each other. That is why I don't use this concept. I don't balance energies on both sides because that is stupidity. It's not going to lead to anything else. But this actually is the proof of this logic. So what I'm going to do is I'm going to now replace energies with binding energy. So energy is equal to negative of binding energy. तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस BE of products. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस BE of reactants. And from here I will get the formula of Q. मिल गया Q का फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. इसीलिए मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि आप ये याद रखो rather than doing like this. And I also want to tell you that if you balance energies, it is also not wrong, right? In any case, if you don't understand anything, because these two topics, endothermic reaction and exothermic reaction, hopefully you have noted down point by point. Try to understand them conceptually because you are not going to find any of this thing in NCERT. कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन जितना भी मैंने मेरे एंड से इसको जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था, मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझाया है.
इसमें अगर आप कहीं पे भी अटकते हैं, क्योंकि देखिए ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियाई की वो क्लासेस जहाँ से मैंने बाइंडिंग एनर्जी सिखाया, वहाँ से लेके इसकी अगली क्लास जिसमें मैं फिजन और फ्यूजन सिखाऊंगा, ये जो पूरा पार्ट है ये न्यूक्लियाई का 50% वेटेज कैरी करता है। अगर इसमें बीच में रास्ते में कहीं पे भी एक जगह आप अटक गए, कंसेप्ट दिमाग में नहीं घुसा, तो आगे का पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी अटकते हैं, कोई भी लॉजिक आपको मेरा समझ में नहीं आया तो मेरे से कांटेक्ट करके उसको समझिएगा। So with this we come to an end of the nuclear reactions conceptual class, exothermic and endothermic reaction. To very quickly to summarize, keep in mind that whenever you are going towards stability, your binding energy will increase, your mass will decrease. And if you are going towards instability, that is endothermic reaction, your binding energy will decrease and your mass will definitely increase. इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो और उस लॉजिक से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके बाद वाली क्लास में हम फिजन और फ्यूजन पढ़ेंगे, जो दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। In case, as I told you, doubts, please get back to me. Thank you.